सो गिव द हेडिंग इनर्शिया एंड टाइप्स ऑफ इनर्शिया। एकदम फटाफट, ये आपको आता है ऑलरेडी, यू नो दिस ऑलरेडी। इनर्शिया एंड टाइप्स ऑफ इनर्शिया, यू ऑलरेडी नो दिस थिंग, देयर इज नथिंग न्यू इन दिस, ठीक है ना। तो फटाफट लिखो, इनर्शिया क्या होता है? द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी, फटाफट, द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी, the inherent property of a body by virtue of which the inherent property of a body by virtue of which the inherent property of a body by virtue of which it cannot change by itself, it cannot change by itself, the inherent property of a body by virtue of which it cannot change by itself its state of rest or uniform motion in a straight line. It cannot change by itself its state of rest or uniform motion in a straight line. Done? Simple सी बात है, we know it already. ठीक है. Now we'll just see the types of inertia and सर एक बार रिपीट करेंगे? An inherent property of a body by virtue of which it cannot change by itself its state of rest or uniform motion in a straight line. Just in the previous class, there are two boys here who are from Bidla Bharti school, है ना? So they were coming, they actually came and said thanks to me, कि sir, this is the first time I completely followed your notes and your classes and I got full marks in the class mock test. So मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, whatever notes I am giving, that is gold mine. Please follow it properly. All the notes, numericals, and additionally SC Verma and all. I have given the books already. So नीट के लिए तो सोचना नहीं, नीट आपका कंप्लीट हो जाएगा उसमें, कवर अप हो जाएगा, ठीक है। तो जेई के लिए और एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा, जो हेल्प है मैं करनी होगी यार, ठीक है। चलो काम। सो टाइप्स ऑफ इनर्शिया, फर्स्ट क्या है बेटा, लिखो इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। एग्जाम्पल, आप सभी लोग पढ़ना ही नहीं है ना, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, बस सोना है, सोते रहना है पूरा टाइम, विल जस्ट कीप स्लीपिंग ऑल द टाइम, आई वोंट वेक अप, आई वोंट स्टडी, दिस इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट। द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू नॉट स्टडी, अरे लिख मत, याद कर रहा हूँ, द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रिमेन एट रेस्ट, ठीक है। सो अंटिल एंड अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज गिवन, द बॉडी विल नॉट मूव, मतलब बॉडी खुद से नहीं करेगा काम, फोर्स लग के काम करवाना पड़ेगा उससे, राइट। एग्जांपल जल्दी नोट करो। अ पर्सन सिटिंग इन अ स्टेशनरी बस गेट्स अ जर्क, बैकवर्ड जर्क। अ पर्सन सिटिंग इन अ स्टेशनरी बस गेट्स अ बैकवर्ड जर्क एंड द बस सडनली स्टार्ट्स। करेक्ट, बोलने का जरूरत नहीं है, बोलने का जरूरत नहीं है, समझ में आ गया ना। A person sitting in a stationary bus gets a backward jerk as the bus suddenly starts. This is the idea of inertia of rest. और क्या देखा आपने inertia of rest? When we beat a carpet, देखा आपने? When we beat a carpet, dust particles fall down. क्यों होता है ऐसा? ये कारपेट है मान लो, ये कारपेट है मान लो, मैंने इसको कस के हिट किया, तो कारपेट क्या करेगा, चला गया पीछे, द कारपेट गोज बैकवर्ड्स, बट द डस्ट पार्टिकल्स है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, तो क्या करेगा, लेट अस मेक इट अल्ट्रा स्लो मोशन, द कारपेट हैज गॉन हियर स्लोली, राइट, द डस्ट पार्टिकल्स आर स्टिल हियर एंड बिकॉज ऑफ ग्रेविटी दे विल फॉल डाउन। समझ आ गया बात? अनदर एग्जांपल ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। Second is inertia of motion. Second is inertia of motion. क्या एग्जांपल देंगे इसका? When a moving bus suddenly stops, the passengers feel a forward jerk. When a moving bus suddenly stops, the passengers feel a forward jerk. देखा है, कई बार होता है, बस तो जरा भड़ाम सा गिर गया। हाँ, ये इंडियन ट्रेन में बहुत होता है आजकल। जब से वो देखा है LHB कोचेस लगाए ना, लाल वाला कोचेस, देखा आपने? LHB कोचेस लगा दिया ट्रेन में, ट्रैवल नहीं किया ट्रेन में आज तक, देखा आपने? आजकल कोचेस वो लग गया, LHB कोचेस लगाए, ठीक है, रेड कलर का कोच लग गया ट्रेन में। अब देयर आर टू टाइप्स ऑफ कोचेस, एक रेड कलर का है जैसा राजधानी में था, और एक नॉर्मल कोचेस है।
In those coaches, LHB coaches, you always feel a jerk. When you travel, the train stops, you feel a jerk. The train moves, you feel a jerk. ठीक है. So in buses also, suppose somebody is giving a brake suddenly, you will feel a forward jerk. सिंपल सी बात है, बोलने की जरूरत नहीं है. थर्ड लिख दो, inertia of direction. फटाफट जल्दी जल्दी आपको आता है, क्लास 9 का चीज है. थर्ड क्या है बेटा? Inertia of direction. Inertia of direction. मतलब क्या? डायरेक्शन चेंज नहीं होगा. एग्जाम्पल दे रहा हूँ डायरेक्शन का, बड़ा अजीब सा एग्जाम्पल है. आई गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ फादर कॉलिंग मी कंटिन्यूअसली, उनका बेटा मान नहीं रहा है. वही एग्जाम्पल है. पिताजी बोल रहे हैं, द फादर इज सेइंग कि बेटा डोंट गो इनटू मर्चेंट नेवी, प्लीज जॉइन बीटेक, बट ही इज सेइंग नो, हमको तो मर्चेंट नेवी में जाना है. एंड टुडे फाइनली आई स्पोक टू हिम विद फोर्स कि नो, योर डैड इज सेइंग यू हैव टू फॉलो हिम, he is paying 10 lakh rupees, you should follow his words. I told him with complete authority today. मैंने कहा ठीक है सर, ठीक है सर. He said ठीक है सर. मतलब when I spoke to his dad, he said okay हम बात करते हैं and all this stuff. So inertia of direction, force लगाया तो डायरेक्शन चेंज हुआ. ठीक है. अगर फोर्स नहीं था तो डायरेक्शन चेंज नहीं होगा. जब बैट्समैन बैटिंग कर रहा था, अगर वो बैट उठा ले अपना तो बोल्ड हो जाएगा ना, डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ. राइट. इफ इज अप्लाइंग अ फोर्स, देन द डायरेक्शन इज चेंज्ड. द बॉल वाज कमिंग लाइक दिस एंड ही हिट द बॉल वेंट दैट वे, डायरेक्शन हैज चेंज्ड. सो फॉर चेंजिंग द डायरेक्शन आल्सो यू नीड टू अप्लाई फोर्स. रेस्ट, मोशन एंड डायरेक्शन, थ्री टाइप्स ऑफ इनर्शिया. राइट. एग्जांपल क्या है इसका, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का? इफ यू ट्रैवल इन द हिल्स where they keep the luggage on the top of the car, they tie the luggage. क्यों tie करते हैं luggage को? Inertia of direction. Inertia. When the car will turn, the luggage will be thrown out. Right? Just look at it. मतलब आप लिख सकते हो, the luggage is tied on the top of a car. The luggage is tied on the top of a car. Guys, give me 2 minutes. मैं भाई बात बताता हूँ. On the top of a car. अजीब में कोई भूल तो ठीक है. तो चलो यहाँ पे एक पॉइंट बस लिख दो लास्ट में. मास ऑफ अ बॉडी इज द मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया. जस्ट राइट अ पॉइंट हियर बेटा. मास ऑफ अ बॉडी इज द मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया. अनामिका, देवस्मिता, दीप जाना कंफर्टेबल बेटा? सभी ठीक से पढ़ रहे हैं ना? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? हाँ सर. मास ऑफ अ बॉडी is the measure of its inertia. समझ आया? The body having higher mass, difficult to move the body, right? Which body has higher mass, उस पर ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है आपको. एक पत्थर है जिसका बहुत भारी है, उसको ठेलना मुश्किल है. राइट. जो हल्का है ठेलना उसको आसान है. सिंपल सा बात है. ठीक है. सेम चीज़ यहाँ पे होता है. जिसका माथा मोटा है उसको समझाना बहुत मुश्किल होता है, जिसका माथा पतला है जल्दी समझता है कि नहीं? चलो आगे लिखिए. लीनियर मोमेंटम. लीनियर मोमेंटम. लीनियर मोमेंटम. यहां से मेन टॉपिक स्टार्ट होता है. एंड टेल मी फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज मेंट बाय मोमेंटम. व्हेन आई से द वर्ड मोमेंटम, व्हाट कम्स टू योर माइंड? आइडिया ऑफ मोमेंटम. बोलो देवांशु. आइडिया ऑफ मोमेंटम. मोमेंटम क्या होता है? ये वर्ड कहाँ सुना है? क्या मतलब होता है इसका? मोमेंटम ऑफ अ बॉडी. मोमेंट ऑफ अ बॉडी. मूवमेंट ऑफ अ बॉडी. मोमेंटम हो गया. ओके. अर्जिता, मोमेंटम. जस्ट द आइडिया. व्हाट वर यू नो? टेल मी. बॉडी मूवमेंट. वाह, वेरी गुड. एनीवन? मोमेंटम बोलो. एकांशु, मोमेंटम. तो हो गया मैथमेटिकल फॉर्म. ये वर्ड आपने कहाँ सुना है? ये वर्ड, दिस वर्ड वाज वेरी वेहेमेंटली यूज्ड बाय विराट कोहली. He uses this word very commonly in his presentations and his matches. If you have heard him speak, he won the match because we have the momentum with us. We will carry his momentum forward. Momentum का मतलब क्या होता है? The ability to cause damage. Right? The ability of a body to cause damage. Just a small example. I am giving a very small funny example.
Suppose Sayandeep is not happy today. I think he is upset with someone. Suppose he is upset with his neighbor Sayan. No, Sayan है, and he wants to kill him. Suppose. And he has a bullet. Right? He has a bullet. So he wants to kill him. What he does? He takes the bullet and throws very hard at him. Sayan मरेगा कि बचेगा? बच जाएगा ना? क्यों? उसके पास छोटा सा बहुत छोटा सा मास है. The bullet is having a very small mass. So in order to produce high momentum, I have to put the bullet inside a gun, and the gun gives it very high velocity. Then it is effective. If I take a bullet and try to hit you, बस थ्रोट से आ जाएगा और कुछ नहीं होगा. शायद वो भी ना हुआ, हाथ से पकड़ लो, कुछ नहीं. जैसे हमारे बॉलीवुड की मूवीज में था, गोली पकड़ लेगा हाथ से, मिथुन दा करके देखा. राइट. सो मोमेंटम ये केस हो गया. ठीक है. उल्टा सोचो. If outside a truck is being parked outside my office, the truck is just standing stationary. If you go there and dance near the truck, nothing will happen. You're happy dancing, right? But suddenly the truck gets alive. Suddenly the engine starts. Will you be able to dance? No. Even if the truck has 2 meters per second velocity, it is dangerous because the truck has very high mass. So जहाँ mass था वहाँ मुझे velocity का requirement था, और जहाँ पर मेरे पास उल्टा बोल दिया, जहाँ mass छोटा था वहाँ पे I wanted high velocity. एक बुलेट का वेलोसिटी कितना होता है? 150, 200, 300 मीटर पर सेकेंड होता है. राइट. तो 300 इंटू दैट वैल्यू. और ट्रक का मास कितना होता है? 1800. तो दैट मच इंटू 2 इज ऑल्सो वेरी वेरी बिग. आ रहा है ना समझ में? सो देयर आर 2 क्वांटिटीज दैट डिसाइड द अमाउंट ऑफ डैमेज अ बॉडी कैन क्रिएट. Mass and velocity. Correct. And the combination of these two is called as momentum. समझ में आ गया बात? I think idea is clear. You can feel the thing. Just write a few points here. Momentum of a body is the quantity of motion momentum of a body is the quantity of motion possessed by the body. Momentum of a body is the quantity of motion possessed by the body. It is equal to the product of mass and velocity. P is equal to m into v. P क्या है? मोमेंटम का सिंबल. P is equal to m into v. Momentum is a vector quantity. अगला पॉइंट है momentum is a vector quantity, right? And the SI unit is kg meter per second. Momentum is a scalar quantity and the SI unit of momentum is vector quantity. Vector quantity and its SI unit is kg meter per second. Correct guys? Everyone पीछे समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सा. And CGS से बेटा क्या यूनिट है इसका? ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड. आयुष ठीक है बेटा, दोनों आयुष ओके ना? सर आयुष बहुत सारे आए हैं, 4 आयुष आए मेरे पास. 3 तो 11 में है, 1 10 में है. मैं कंफ्यूज हो गया कौन सा कैसा आयुष. एक बार बोलता हूँ 4 हुआ, 3 लोग उठाते हैं यार. एडी है इसका, AK. आई डोंट लाइक AK यार, मुझे AK पसंद नहीं. अरविंद केजरीवाल आई हेट इट. नो ऑफेंस टू यू, हाँ तुमको नहीं बोल रहा हूँ. इट वाज अरविंद केजरीवाल आई हेट इट. चलो भाई, सो ये हो गया. एंड इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या है?
क्या होगा, डायमेंशन क्या होगा, मास इनटू वेलोसिटी है ना, तो मास मतलब m l t की पावर -1। इजी है ना, सभी कंफर्टेबल है गाइस, एवरीवन, फ्रंट रो बैक रो एवरीवन कंफर्टेबल ना, इजी। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ बेटा, कितना मोशन है बॉडी के अंदर, मतलब मोशन को हम लोग क्वांटिफाई कर रहे हैं, मोशन को मेजर करने का ट्राई कर रहे हैं, तो मोमेंटम से मोशन को मेजर करते हैं। मतलब एक बंदा दौड़ता हुआ आ रहा है, सपोज यहाँ पर एक बहुत मोटा बंदा दौड़ता हुआ आ रहा है और दुबला पतला बंदा दौड़ता हुआ आ रहा है, तुम हटोगे ना फर्स्ट केस में, बस वही कहानी है, क्योंकि ज़्यादा मोशन लेके आ रहा है तुमको उड़ा देगा, और दुबला पतला बंदा खुद हट जाएगा ये चीज़ है। चलो अब यहाँ पे एक चीज़ देखो बेटा, केस 1 लिखो यहाँ पे, केस 1, केस 1, let two objects be of equal mass m, let two objects be of equal mass m and velocities v1 and v2, मतलब मास सेम है, स्पीड अलग अलग है। let two bodies या two objects be of equal mass m and velocities v1 and v2, and let v1 is more than v2, let v1 is more than v2। देवस्मिता, अनामिका, दीप कंफर्टेबल ना, ओके है? हाँ सर, यस सर। v1 is more than v2, तो क्या हम बोल सकते हैं p1 is equal to m into v1, ठीक है ना बाबू, सबको रिदम समझ बेटा, एंड p2 is equal to m into v2। p1 क्या होगा, मोमेंटम ऑफ द फर्स्ट बॉडी, मास कितना है m और स्पीड कितना है v1, तो mv1, और सेकंड बॉडी कितना हो जाएगा mv2। तो आगे लिखो, आगे लिखो p1 by p2, दोनों का रेशियो अगर लेते हैं हम लोग, कंपैरिजन करते हैं, p1 by p2 इज इक्वल टू mv1 by mv2, that is equal to what, v1 by v2। therefore if two bodies have equal masses, if two bodies have equal masses, if two bodies have equal masses, then the linear momenta, momenta मतलब क्या होता है, मोमेंटम का प्लूरल है ना, linear momenta are proportional to velocities। if two bodies have equal masses, then linear momenta are equal to the velocities। सलोनी लोमा कंफर्टेबल ना, इजी, proportional, then linear momenta are proportional to velocities। ग्राफ कैसा बन जाएगा बेटा बताओ, ग्राफ will be what, straight line, graph will be a straight line if m is constant, if m is constant, so graph of p and here में क्या है v, it will be a straight line। the body having higher speed will have higher momentum, right? so graph will be a straight line। ओके है क्या, ठीक है। सेकेंड केस, केस 2, फर्स्ट केस जाना ना, सेकेंड केस, if two bodies have equal masses then the graph will be a straight line, मतलब momentum will be proportional to the velocities। next point लिखो, let the masses of the two bodies be m1 and m2। सेकेंड केस, अब क्या कर रहे हैं हम लोग, मास चेंज कर रहे हैं, let the masses of the two bodies be m1 and m2 and m1 be more than m2, है ना, and let, रितम बेटा को दिक्कत हो रहा है क्या, है ना, and let m1 be more than m2। तो क्या हम कह सकते हैं p1 is equal to, अच्छा, and they have same velocity, and they have same velocity and they have same velocity। क्लियर ना, सेम वेलोसिटी, तो उसके केस में क्या हो जाएगा, p1 कितना हो जाएगा m1v and p2 कितना हो जाएगा बेटा m2v। सिंस
m1 इज मोर देन m2, क्या बोलेंगे? p1 इज मोर देन p2. इजी? डन? एवरीवन कंफर्टेबल? So we can write if two bodies have equal velocities, if two bodies have equal velocities, if two bodies have equal velocities, then the body having, if two bodies have equal velocities, then the body having higher mass has higher momentum. Then the body having higher mass has higher momentum. डन? कोई दिक्कत नहीं. और अगर मैं कंपेयर कर दूं उसको P1 by P2, क्या हो जाएगा? M1V by M2V कितना हो गया? M1 by M2. तो ग्राफ कैसा बनेगा? इस बार क्या कांस्टेंट है? स्पीड कांस्टेंट है ना. तो V इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये आपका हो गया P और ये आपका हो गया M. ठीक है. सो इफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट, द ग्राफ बिटवीन मोमेंटम एंड मास विल बी अ स्ट्रेट लाइन. साइन दे. ठीक है बेटा. अनिका ओके? शैल मूव अहेड नाउ. ओके गाइस, सभी कंफर्टेबल है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं. थर्ड केस. Case 3. Consider two bodies having equal momenta, linear momenta. Consider two bodies having equal linear momenta. Consider two bodies having equal linear momenta. Masses अलग है, speeds अलग अलग है. देखिए मोमेंटम इक्वल है, तो क्या बोलेंगे हम लोग? P1 is equal to M1V1, P2 is equal to M2V2. ठीक है. क्या कह सकते हैं हम लोग? V2 by V1 is equal to M1 by M2. यहाँ पे ले सकते हैं हम लोग P1 is equal to P2, which implies that M1 V1 is equal to M2 V2. So V2 by V1 is equal to M1 by M2. राइट? समझ आया क्या एवरीवन? पक्का? तो इजी है, कुछ नहीं है इसमें. तो देखो, इफ मोमेंटम इज कांस्टेंट देन द बॉडी हैविंग हायर मास विल हैव लोअर वेलोसिटी एंड वाइस वर्सा. देखो देखो देखो, m1 इक्वल टू m2 v2, मोमेंटम इक्वल है. क्या हो जाएगा? m1 by m2 इज इक्वल टू v2 by v1. उल्टा हो गया ना, डायरेक्ट में क्वेश्चन नहीं है. m1 जो बॉडी है उसका स्पीड कितना था? v1 था. अगर m1 बड़ा है तो v1 को छोटा होना पड़ेगा to maintain the same value of momentum. If momentum is constant, then the body having higher mass will have lower velocity and vice versa. तो ग्राफ कैसा बनेगा? यहाँ पे क्या कांस्टेंट है? यहाँ पर p कांस्टेंट है एंड ग्राफ किसमें किससे बनेगा? v में और m में. कैसा बनेगा? ऐसा. क्या कांस्टेंट है? p इज इक्वल टू कांस्टेंट. डीसी कंफर्टेबल ना? पक्का? दो. So the lighter body will move faster. इलेक्ट्रॉन बहुत फास्ट मूव करता है, बहुत हल्का है. रेक्टेंगल है तो होगा, इनवर्स तो कुछ है ऐसे तो होगा. जैसे मास बढ़ेगा स्पीड तो बढ़ता जाएगा. डन है क्या? ठीक है गाइस, डन है क्या? ओके है ना? आगे बढ़ते हैं. अब बात करते हैं हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की. अभी तक किसकी बात की हमने? इनर्शिया की बात की, मोमेंटम की बात की.
अब बात करेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो देखो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या करेगा, पंखा कर दो, बदल वाला बंद करने का है भाई, बैठो। लिखो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। What he actually did, he just explained the law of inertia in his first law. Whatever we had done in the first part, वापस से वही लिखना पड़ेगा। लिखो everybody continues, everybody continues, everybody continues in its state of rest or of uniform motion. Every body continues to be in its state of rest or uniform motion in a straight line. Every body continues to be in its state of rest or uniform motion unless it is compelled by an external force to change that state. Unless it is compelled by an external force to change that state. सर और एक बार रिपीट करना। Every body continues in its state of rest or uniform motion in a straight line unless it is compelled by some external force to change that state. Right? Simple सी बात है। क्या चीज़ है इसमें? What it is actually giving? This law is actually the qualitative explanation of force. Right? Newton's laws are basically defining force. So far in our discussion in the past few chapters, we did not consider force. We only considered velocity, acceleration, है ना, distance covered. We had no idea about the cause of motion. We just discussed about the motion, कि motion कैसा है, right? But motion कैसे हो रहा है? Which thing is making the motion happen? We will discuss about that so far. So Newton's laws are bringing that idea into picture. So first law of motion is discussing what? It is saying, if I redefine it, if I reframe it, it is saying force is that agency, right, which can change the state of rest or uniform motion. समझ में आ रहा है? It is saying that a body remains to be in state of rest or uniform motion until it is compelled by a force. So I can also rephrase it, that force is that agency which compels a body to change its state of rest or uniform motion in a straight line. So this law of motion is actually what? Defining the force. It is giving the qualitative definition of force. Just note this point. This law gives a qualitative definition of force. Qualitative. This law gives the qualitative definition of force. है ना, ये बताता है कि फोर्स क्या है, क्या चीज है। अब देखो तीन तरह का इनर्शिया होता है, पढ़ चुके हैं हम लोग। वी हैव एन आइडिया, सो आई एम गोइंग इनटू इट। शुड आई वापस से वही कहानी लिखा है, छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आइडिया वही है, थ्री टाइप्स ऑफ इनर्शिया है, मोशन, रेस्ट, डायरेक्शन। ठीक है, फट से बोल देते हैं। उसके एग्जांपल दिया है फटाफट भाई। बस चल रहा है, रुक गया, द बस वाज स्टेशनरी, द बस सडनली स्टार्टेड, व्हाट हैपेंड व्हेन द बस सडनली स्टार्टेड, द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी गेट्स इनटू मोशन ऑफ द बस, बट लोअर पार्ट बोलता नहीं, हम तो नहीं मानेंगे। तो क्या होता है, आपको जर्क, सॉरी लोअर पार्ट क्या होता है, आगे बढ़ जाता है, अपर पार्ट आगे नहीं बढ़ना चाहता, तो पीछे जर्क लगता है, राइट। देन अगेन भाई, इफ आई शेक अ ब्रांच ऑफ अ ट्री, व्हाट हैपेंस, द एप्पल फॉल्स, द मैंगो फॉल्स। क्यों? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। एज आई एम शेकिंग द ब्रांच, ब्रांच तो हिल गया, बट मैंगो वहीं पे रह गया, ग्रेविटी इसको पुल करने का ट्राई कर रहा है। 4-5 times will do it, will fall down. Then you have got a coin falls in the tumbler. Suppose if you take a glass like this, tumbler, and
पोस्ट कार्ड से कवर कर दो। यहाँ पे एक कॉइन रखो आप, इफ यू स्ट्राइक द कार्ड, व्हाट हैपेंस, द कार्ड मूव्स एंड द कॉइन falls down. क्यों? Inertia of rest. Then why removing the dust in the carpet, inertia of rest. Then you have why inertia of motion में वही होता है, when a person gets out of the train he has to run with the train for some time, right? Except in Rohit Shetty's movies it happens that he gets down and stands, but in real life अगर आपको उतरना है ट्रेन से you have to run with the train for some time, running train, right? Actually this happened in my college. I think I told you guys. A guy actually passed away because of this. Yeah, in my college, one of our juniors actually, he died because of this thing. We used to stay in the 10th block. That was the extreme end of the campus, and the college was in the front end of the campus. So it was almost 1.5 kilometers walk to the campus, to the college. So every day 8 o'clock our classes used to start. At 7:50 there was a bus service from 7:30 to 7:50, and you know we are guys, so we will board the last bus. Obviously we'll get up at 7:40, brush करेंगे फटाफट, go to the mess, take 2 आलू पराठा, roll them, and खाते खाते बस में घुस जाते थे. And this was a common thing, everybody did the same thing. So what happened, the last bus, the 7:50 वाला bus, that was overcrowded. If you go in the 7:30 bus, 7:40 bus, it's okay, but 7:50 the last bus was overcrowded. So what used to happen, people used to, one leg is inside the bus, other leg is flying in the air. It was a very common sight. There was a guy, he was a junior, and that he was hanging in the bus, and suddenly the bus stopped while when they reached the college. So I think that day they got late, a bit late, 5 minutes late, कुछ हो गया, late हो गया होगा. And then people were pushing him out, and people फटाफट भागो. That guy actually dropped from the bus while the bus was still moving, and he forgot physics, stood and he fell there actually. उसको बस से चोट लग गया, and he was admitted for 4-5 days in the hospital, and he died. So we had those candle marches, बस सर्विस ठीक करो. गलती बस सर्विस का नहीं था, गलती तो हमारा था ना. There were bus services every 5 minutes, 7:30, 35, 40, 45, 50. But 30 में कोई जाएगा नहीं, देखो सबको जाना है 50 वाली बस में, लास्ट तक घुस जाओ इसमें, ठीक है ना. So that was a thing. So he died, and पता नहीं क्या वहाँ पे चलता है, but then it was in our last year, the 4th year. So उसके बाद क्या हुआ, I don't know, we came out. So this was a very harsh thing that happened to him. So right, so क्या था, this was inertia of motion. Suppose you are traveling in a train or a bus, and you are supposed to get down in a running train, in a moving train. So you have to walk with the train for some time. Make sure the train is running at a very slow speed. चलती तो कुछ जो तो मर जाओगे ना, उतना स्पीड मेंटेन नहीं कर पाओगे आप. The train runs at 110, 120, उतना नहीं कर पाएंगे हम लोग. तो ट्रेन शुरू हुआ है 5-6, तो हम लोग चल सकते हैं, राइट. अच्छा, और क्या बोला है, अच्छा, if an athlete has to take a long jump, he runs before that, right? Runs for some, because he should get some momentum. नहीं भाई, inertia of motion. So when he is flying, when he is jumping, his body will be pushed furthermore, right? Then again there is something called as a ball thrown in the moving train. कभी ट्राई करना ट्रेन को क्या होता है. Suppose if I am throwing a ball in a moving train, so as the ball leaves my hand, ध्यान देना, as the ball leaves my hand, the ball is in just in the gravitational motion. The ball left my hand, but if you are in a moving train, the ball will come back to your hand only. Ideally, what will have happened? The ball will have gone up, and the ball is in the air, and you have moved up forward. The ball should have dropped back, but no, it comes to your hand. Inertia of motion. When the ball leaves your hand for few moments, it remains in motion and it comes back to your hand. This is also an example of inertia of motion. Then we have got inertia of direction. Inertia of direction, when a vehicle is moving in a road, suppose there is a muddy water accumulated here in Diamond Park. It used to happen in the Bhoga, and suppose a high speed car is coming and you are moving ahead in white clothes, brand new white clothes. What do? You take a
nearby stone. Ready to hit the car. जोर से पास करोगे तो हम फोड़ देंगे कांच, है ना? So whenever you travel, when you are walking on the road where you have got lot of mud and when a high speed vehicle is coming, make sure you have a big stone handy. एकदम ऐसे नहीं बस लेके चलना है हाथ में, कुछ नहीं करना. उसको दिखना चाहिए कि उसके हाथ में पत्थर है, वो खुद ही स्पीड स्लो कर लेगा और जहाँ नहीं करे मार देना. वो गंदा किया, हम भी गंदा करेंगे. मेरा 500 का शर्ट है, मेरा 5 लाख का कार है, जाओ बदला लेंगे हम. ठीक है. सो इन दैट केस व्हाट हैपेंस, द इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. सो गड्ढा में अगर पानी गया तो पानी ऐसे टेंजेंशियली उड़ता है. ऑल दीज आर आइडियाज ऑफ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. और क्या, when a dog chases a hare, the hare runs along a zigzag path. उसको ही पता है. When a dog chases a hare, the hare runs along a zigzag path. Inertia direction. उसको ही पता है. He knows more physics than us. हम ही लोग गधे हैं, इतना पढ़ना पड़ता है. उसको पता है, ऐसा बात है. Hare मतलब बाल नहीं, बहन, खरगोश, रैबिट. रैबिट मतलब क्या हो गया, पालतू वाला, और हेयर क्या हो गया, जंगली वाला. अब डॉग तो कोई चीज करेगा ना जो जंगली वाला. चलो कैसे खत्म करो इसको. अब आ जाओ सेकंड लॉ ऑफ मोशन. फर्स्ट तो काफी हो गया कहानी गाइस. फर्स्ट तो मैं कंफर्टेबल तो हो ना, वही रिपीटेशन मैंने बता दिया आप लोगों ने. देखो सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ये है असली आइटम, ये असली आइटम है सेकंड लॉ ऑफ मोशन. क्या होता है, क्या है सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सबको पता होगा क्या है सेकंड लॉ ऑफ मोशन. सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, क्या है, व्हाट इज सेकंड लॉ ऑफ मोशन? किसी को याद है? हु रिमेंबर्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन? पीपल एट होम, इवन यू कैन पिच इन. सेकंड लॉ ऑफ मोशन, हु रिमेंबर्स? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, हु रिमेंबर्स? हाथ खड़े बोलो. हाँ बोलो बेटा. नो, दिस इज नॉट द सेकंड लॉ ऑफ मोशन. This is not. This is derived from, but this is not the second law of motion. So something directly proportional to the rate of change of momentum of the. What was something? That is Something is force. वही something is force. She is right. देखो आपने पढ़ा है आज तक हमेशा से कि F is equal to ma is the second law of motion, but F is equal to ma is the mathematical form of the second law of motion. It is not the exact idea. The exact idea is, देख लो, the rate of change of momentum of a body, the rate of change of momentum of a body, the rate of change of momentum of a body is directly proportional, is directly proportional to the external force applied on the body. The rate of change of body, the rate of change of momentum of a body is directly proportional to the external applied force on the body, and this change takes place, and this change takes place in the direction of applied force, and this change takes place in the direction of applied force, and this change takes place in the direction of applied force. This is the idea of second law of motion by Newton. Two things are there. In the first form, it is saying the rate of change of momentum is directly proportional to the external force, right? And then second part, it is saying the direction. ठीक है ना. दो चीजें बात कर रहा है, वैल्यू का बात कर रहा है और क्या बात कर रहा है, डायरेक्शन क्या, दोनों का बात कर रहा है. राइट. जस्ट ट्राई टू डिराइव इट फटाफट. कितना होता है और करते हैं फटाफट, इजी है. देखो, लेट अ बॉडी ऑफ मास m हैव अ वेलोसिटी v. Let a body of mass m have a velocity v. So can we write p is equal to m into v? P is equal to m into v.
right? The statement says rate of change of momentum. Whenever I say the word rate, it means differentiate, right? So we can write dp by dt is equal to, ये पॉइंट क्या आपको समझ में आया सभी को? करेक्ट ना? एवरीवन ओके है ना? आई हैव जस्ट डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम. नाउ मास इज अ कांस्टेंट हियर, सो मास क्या होगा? बाहर हो जाएगा, ऐसा ही होगा ना? व्हाट इज डी बाई डी? इट इज नथिंग बट एक्सेलरेशन. सो rate of change of momentum dp by dt is equal to what? ma. समझ आया? This is the value of rate, this is the value of rate of change of momentum, where a is the, लिख दो, where a is equal to acceleration produced in the body, acceleration produced in the body by the applied force. Now second law बोलता है कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. सही तो बोला ना सेकेंड लॉ? फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, बट न्यूमेरिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू व्हाट? ma. सो f is proportional to ma. now f becomes what? k into ma. The applied force. So F is equal to K into ma. What is K? Proportionality constant. लिख लो यहाँ तक. आगे लिखो. The units of M, A and F. Oh my God. What happened? Who's that? Sir, K is proportionality constant. Sorry? हाँ, right. K is proportionality constant. ठीक है? देवस्मिता? Yes, sir. ठीक है बेटा, कंफर्टेबल हो आप? देवस्मिता? Yes, sir. हाँ चलो. K is proportionality constant. आगे लिखो. The units of M, A and F are so chosen. The units of M, F and A are so chosen that the units of M, F and A are so chosen that the proportionality constant K is equal to 1. So we can write F is equal to ma, और यहाँ से आपकी जिंदगी में एक और अध्याय जुड़ जाएगा, आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी. अभी तक तो सिर्फ v इक्वल टू यू प्लस ए वो सब था, अब ये भी ऐड हो गया. पूरा बोल बेटा, भूल गया. I've so chosen so that the value of k is equal to 1, so f is equal to m into a in the vector form. इजी. अगला पॉइंट देखो. अच्छा, यूनिट्स ऑफ फोर्स होता है ना, दो टाइप से हो सकता है. एक होगा एब्सोल्यूट यूनिट्स, एक होगा ग्रेविटेशनल यूनिट्स. दोनों पढ़ लेते हैं हम लोग फटाफट. देखो, एब्सोल्यूट यूनिट्स ऑफ फोर्स, एब्सोल्यूट यूनिट्स ऑफ फोर्स, एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स इज दैट फोर्स, एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स इज दैट फोर्स, एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स इज दैट फोर्स that produces unit acceleration in a body. Absolute unit of force is that force which produces unit acceleration in a body of unit mass. Absolute unit of force is that force which produces unit acceleration in a body of unit mass. मतलब अगर मास 1 किलोग्राम है तो एक्सेलरेशन कितना होगा? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ऐसे फोर्स को बोलेंगे हम लोग एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स, एंड इन ऐसा यूनिट द एब्सोल्यूट यूनिट इज क्या? न्यूटन.
whenever we write the whole word, always write with small letters and the symbol will be capital N. Right? एकांशु ठीक है ना? इधर उष्णिक, ओके, पीछे आयन, आयन के बगल का दोस्त न्यूटन और ब्रैकेट में कैपिटल N. तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ 1 न्यूटन? लिखो, डिफाइन बोलो क्या होगा? डिफाइन 1 न्यूटन कैसे होगा? देखो सुनो सुनो, whenever you have been questioned define, you should always start 1 Newton is defined as, या फिर we can define 1 Newton as. This is how you start. समझ आ रहा है? If the question is defined, if it is what is 1 Newton, then you can write it in your own way. But if it is defined 1 Newton, definitions are always of one sentence. You have to give your complete idea in one complete sentence. So we will write 1 Newton is defined as the force that produces an acceleration of 1 meter per second square in a body of mass 1 kilogram. खुद से लिखो, सुनो सुनो सुनो, मैं इसको फिर से बोल रहा हूँ, सब लोग सुन लो और खुद से लिखो. Don't write, ना मैं रिपीट नहीं करूँगा. फिर से बोल रहा हूँ, 1 Newton is defined as the force. देखो न्यूटन क्या है? फोर्स है ना. So whenever we have to define a unit, you should always think वो क्या चीज़ का यूनिट है? फोर्स का है ना, या मान लो करंट का है या किसी भी चीज़ का है. तो स्टार्ट करना पड़ेगा 1 न्यूटन इज डिफाइंड एज द फोर्स. वो फोर्स है ना, फोर्स. अच्छा, अब देखो फोर्स किससे किससे बना है? M से और A से बना हुआ है. फोर्स इज मेड अप ऑफ M and A. So I have to include M and A in my answer. So 1 Newton is defined as the force that produces 1 meter per second square acceleration in a body of mass 1 kilogram. Right? This is the whole idea. अपने से लिख लो. I will not repeat. सर मैंने वहाँ पे डेफिनेशन पढ़ा था 1 न्यूटन का. दिया हुआ था कि हमारे बाप ने एक 1 kg का मास होल्ड करने में अगेंस्ट ग्रेविटी जितना फोर्स लगता है उसको 1 न्यूटन. नहीं, वो 1 न्यूटन कैसे होगा? हाँ मतलब तो 1 kg वेट हो गया. नहीं, वो जो फोर्स लग रहा है उसको अगेंस्ट अरे अगेंस्ट ग्रेविटी अगर होल्ड कर रहे हैं, इसका मतलब ग्रेविटी उसको पुल करना चाह रहा है किससे? 9.8 से ना. हाँ. तो वो तो 1 kg वेट हो गया ना. समझा? समझ आ गया बात? सो वी कैन राइट 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. पता है आपको बोलने के लिए. नेक्स्ट है इन CGS सिस्टम इट इज कॉल्ड एज डाइन. DYN सिंबल है. यूनिट क्या है? DYNE है ना. हाउ डू राइट इट? इट इज दैट फोर्स विच प्रोड्यूसेस acceleration of 1 cm per second square in a body of mass 1 gram. लिख लोगे ना? आगे बढ़ो. So 1 dyne is equal to how much? 1 gram cm per second square. 1 gram cm per second square. So these are two units which are absolute units. Whenever we say absolute, it means we are trying to accelerate the body by 1 meter per second square. We are trying to accelerate the body by 1 meter per second square. Next लिखियो gravitational units of force. Next is gravitational units of force. Gravitational units of force. क्या होगा? लिखो. A gravitational unit is that unit. A gravitational unit is that unit which produces an acceleration equal to g. It is that unit which produces an acceleration equal to g. आया बात समझ में? Sir, हाँ बेटा. sir, please repeat this one. Gravitational units of force is that unit which produces an acceleration equal to g in a body. Right? So the first of this is 1 kg weight.
is equal to what? 9.8 Newton. Because g का value कितना है? 9.8. So we will write 1 kg weight is that force which produces an acceleration of 9.8 Newton in a 9.8 meter per second square in a body of mass 1 kilogram. Right? So it is that force which produces an acceleration of 9.8 meter per second square in a body of mass 1 kilogram. An acceleration of 9.8 meter per second square in a body of mass 1 kilogram. Sir, what have you written after 1 kg? Weight, WT, weight. WT. We can also write 1 kg force, kgf, not the movie, kgf. 1 kilogram force is also 1 kilogram weight, एक ही बात है, ठीक है. Next, in CGS system, it is 1 gram weight, या 1 gram force. GF stands for gram force, not girlfriend. So 1 GF या 1 GWT, ग्राम वेट या फिर ग्राम फोर्स. देखो, it is that force which produces an acceleration of 980 cm per second square, an acceleration of 980 cm per second square in a body of mass 1 gram. 980 cm per second square in a body of mass 1 gram. आया ना समझ में? हाँ? It is that force which produces an acceleration of by 980, उसको cm में convert करने हुए इसके 90 लिख दिए, ठीक है? Which produces an acceleration of 980 cm per second square in a body of mass 1 gram. So we can write 1 gram force या 1 gram weight is equal to 980 dyne. याद रखना, 1 gram force the gram weight is equal to 980 dyne. Okay है क्या? One more thing you can write, आपको पता है already, 1 Newton is equal to 10 की power 5 dyne. This we had done in dimensional analysis. फिर remember, है ना? ने किया था. टेस्ट पे आया था. टेस्ट पे आया था? हाँ, पिछले मंथ के टेस्ट पे आया था. अच्छा, what is the significance of absolute limit? The absolute limit don't change, but this is dependent on the value of g. These units of gravitational, these are depending on the value of g. On the earth also, the value of g is always changing. In the equator it is different, on the poles it is different, right? Just write a point here. The absolute unit of force remains same throughout the universe. The absolute unit of force remains same throughout the universe. The absolute unit of force remains same throughout the universe. While the gravitational units vary. While the gravitational units vary because they depend on the value of g. While the gravitational units vary because they depend on the value of g. Right? अब एक चीज देखो, हम लोग ना अब जो पढ़ेंगे, we have discussed that force is a vector, right? So if it is a vector, it will have direction. If it is a vector, it will have components. Guys, I am giving a small an idea, a tip, that whenever you solve the question of vectors, be it force, be it acceleration, be it anything, to break it into components, that will always make your assertion very simple. Right? This is a very good tip for solving numericals. Whenever you have encountered questions related to vectors, like अभी force में आएगा बहुत सारा question. Previously you must have seen the questions of relative motion, right? If you break the motion, like in last chapter also we did this projectile motion. What we did? We always broke the motion in vectors. And x को अलग कर दो, y को अलग कर दो, काम खत्म. गलती ही नहीं होगा आपका कभी.
right? So break into components, into that will be very helpful for your, ठीक है. So लिखो कंपोनेंट फॉर्म. सेकेंड लॉ है कंपोनेंट फॉर्म. लिखो बस बताइए कंपोनेंट फॉर्म. लिखो कंपोनेंट फॉर्म. कंपोनेंट फॉर्म. सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है कंपोनेंट फॉर्म. कंपोनेंट फॉर्म. कंपोनेंट फॉर्म. लिखो इफ f इज इक्वल टू एफ एक्स आई कैप, एफ वाई जे कैप, एफ जेड के कैप, राइट? फर्स्ट, राइट? इन वेक्टर फॉर्म हाउ डू आई राइट? एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप एंड p is equal to momentum px I cap, py j cap, pz k cap and acceleration a is equal to ax I cap. I think all of you are now okay with this. K cap. So in vector form f is equal to dp by dt is equal to what? M into A, right? So we can write fx I cap, fy j cap, fz k cap is equal to m into ax I cap, ay j cap, az k cap. This is the value of force in what? In terms of vectors, in terms of components. So we can write fx is equal to what? max, that is equal to dpx by dt. समझ आ रहा है बात? fy क्या हो जाएगा? ma by dpy by dt and fz maz dpz by dt. ओके है ना? सिंपल है. Guys, have you understood this part? Everyone understood ना? यहाँ तक ओके है ना? सभी कंफर्टेबल है? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? आगे चले? थोड़ा और भी बाकी है, थोड़ा थ्योरी और कराऊंगा फिर न्यूमेरिकल्स कराऊंगा. अच्छा, इन द नेक्स्ट क्लास विल टेक अप इम्पल्स. ठीक है, इम्पल्स विल बी कवर्ड इन नेक्स्ट क्लास. इम्पल्स पूरा कवर हो जाएगा एंड इफ पॉसिबल वी विल डू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन. ये लगेगा इसमें चले आगे. डन. गिविंग यू एग्जैक्टली 1 मिनट. एक बार देख लो व्हाट एवर आई टॉट फॉर द पास्ट 1 hour 10 minutes. एक बार देख लो व्हाट एवर वाज टॉट फॉर द पास्ट ओवर 1 hour. जस्ट टेक अ मिनट, रिव्यू एवरीथिंग, रीड प्रॉपर्ली. इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क, अदरवाइज आई स्टार्ट अगेन. Just write a few important points. Some important points लिखो इसकी. Just the point में लिख लो, है ना? Important points जो कि सुनो, जो ये points में लिखाता हूँ ना आपको, these points are helpful in questions like assertion reasoning questions, है ना? You know where you require to use logic, है ना? Apply your concepts. These are the concepts. Write a question, write a point here. देखो, second law is strictly applicable to a point of object. Second law of motion क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत है? ऑल ओके? तो देखो, second law is strictly applicable to point objects. To point objects. Strictly applicable to point objects. However, it can also be applied
to a system of particles. However, it can also be applied to a system of particles given. However, it can also be applied to a system of particles given F is the total external force. Given F is the total external force on the system and A is the acceleration of the system as a whole. Given F is the total external force on the system and A is the acceleration of the system as a whole. Sir, please repeat after system of particles. It can also be applied to a system of particles given F is the total external force and A is the acceleration of the system as a whole. अब देखिए कहानी चल रहा है, ये हम लोग पढ़ेंगे ये टॉपिक, इसका आइडिया आपको मिलेगा रोटेशनल मोशन में, सेंटर ऑफ मास जब पढ़ेंगे हम लोग. खैर, आई एम गिविंग अ फील ऑफ इट. सपोज अ मैन इज वॉकिंग ऑन द रोड, हाथ मिला के, राइट? सो हिज हैंड्स आर पार्ट ऑफ द सिस्टम, राइट? सो इफ द टोटल एक्सटर्नल फोर्स, सो इधर पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं हुआ ना, द मैन इज ऑन द पॉइंट ऑब्जेक्ट, राइट? उसके इस पार्ट का अलग एक्सेलरेशन हो रहा है, पैर का अलग हो रहा है, राइट? सो इफ वी टेक इनटू अकाउंट द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द कंप्लीट सिस्टम एंड मोशन ऑफ द कंप्लीट सिस्टम, समझ में आ रहा है? हाथ का मोशन की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरा सिस्टम की बात कर रहा हूँ. द मैन इज मूविंग लीनियरली लाइक सेंटर ऑफ मास. इफ यू नो द आइडिया ऑफ सेंटर ऑफ मास, how is the center of mass moving, that will be seen. We will do this part in the few chapters later, like after 2 chapters we will do it, right? But the idea is ki suppose there are many particles which are constituting the complete system, right? And there are different forces acting on those particles. So the total force acting on the system and the motion of the complete system, then we can apply second law of motion on that. Ideally second law of motion is applicable only on point objects. मतलब एक पॉइंट की से बात कर सकते हैं, मूव कर रहा है, एक पॉइंट की बात कर रहे हैं, राइट? बट अगर मान लो एक बड़ा सिस्टम है, ठीक है, which is made up of so many points, right? Made up of so many point objects. It's a system of particles made up of so many point objects, right? The point objects might have different forces acting on them, but the whole system is moving together like as a complete system. Then if we take into account the acceleration of the whole system and the total force acting on the complete system, then we can apply laws of motion, this law there. On individual particles we won't be able to apply. जैसे मैं बोल रहा हूँ, मान लो this is a system of particles and it is made up of so many particles, right? Some force is acting on this particle, something on this particle, this particle, this particle, this particle, this particle. समझ में आ रहा है? अलग अलग पार्टिकल पे अलग फोर्स लग रहा है. सो टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम, सबका एडिशन हो जाएगा F1 plus F2 plus F3 and all this stuff, and the whole system suppose is moving with the acceleration A. So in this case the complete force and the complete motion of the complete system, there we can apply the second law of motion. Otherwise second law of motion is applicable only on point objects. बट अगर मैं पूरे बॉडी का मोशन कंसीडर करता हूँ, पूरे बॉडी का एक्सेलरेशन, इंडिविजुअल पार्टिकल्स का नहीं, पूरे बॉडी का, तो हम वहां पर सेकेंड लॉ लगा सकते हैं. ठीक है, आपको एक एग्जांपल समझने का ट्राई करता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए. सपोज अ साइकिल इज मूविंग, this is the cycle. The motion of this particle, how is it? Circular. The motion of the system, how is it? Linear. Right? So अगर मैं पूरे बॉडी की, अगर आपको देख के लगेगा ना कि व्हील तो गोल गोल घूम रहा है, तो गोल गोल पे नहीं लगा पाओगे लॉज ऑफ मोशन. कहाँ लगा पाओगे? उस वाले मोशन पे. पूरे व्हील का मोशन कैसा हो रहा है, जो अगर ध्यान से देखो, सुनो, बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज़ है एक्चुअली. जस्ट गिव मी आई एक्सप्लेन. वेट, देखो, मान लो ये व्हील है, सेंटर ऑफ मास कहाँ है इसका? ये रहा. द व्हील इज मूविंग
The wheels of the bus goes round and round. They go round and round, right? But after a few moments, where has this point moved to? Here. It is moving linearly. समझ में आ रहा है? How is the motion of the system? Linear motion. Particles are moving गोल गोल. System is moving सीधा. So in that case, when I consider the motion of the whole system, then I can apply second law of motion. Not in that. वहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे हम लोग? वो अलग कहानी है. एंगुलर मोमेंटम है वो अलग कहानी है. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो अलग चीज़ है, छोड़ दो, बाद में. समझ आया? हाँ. नेक्स्ट पॉइंट को फटाफट यहाँ पे. सर अगर तीन बॉडी है, तीन बॉडी, लेट्स से तीन क्यूब्स है, तीन cubes. और तीन का अलग अलग मास है और उनको एक तरफ से एक फोर्स देकर ऐसे पुश किया जाए. देखो तीन बॉडी तो तीन अलग सिस्टम हो गए ना, तीनों अलग पार्टिकल्स हो गए ना, वो तीनों तो अलग इनको अलग अलग आप काउंट करोगे ना. और उनका अलग अलग. हाँ, यहाँ पर क्या है, ये तो पूरा एक सिस्टम हो गया ना. व्हील इज अ सिस्टम, राइट? ऑल द पार्टिकल्स आर फॉलोइंग सर्टेन डिसिप्लिन हियर. तो ये तो पूरा सिस्टम हो गया व्हील. यहाँ पे एक पॉइंट और लिखो फटाफट, एक पॉइंट और लिख दो. सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज अ लोकल रिलेशन. सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज अ लोकल रिलेशन. सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज अ लोकल रिलेशन. क्या मतलब हुआ इसका? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है. लोकल रिलेशन, लोकल रिलेशन बोलो. शायद ही बोलेगा. क्या तुम तो पढ़ चुके हैं पहले, तो तुम्हें क्या हुआ था? तो इसीलिए बच्चा शांत है. लगा शांत क्यों है? नहीं हुआ इसीलिए. अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं बेटा. अब जहाँ जाओगे वहाँ पे हल्ला करना, ठीक है ना? तुम फिर जी पढ़ता है क्या? ऐसा कर रहे फिर में क्लासेस अच्छा पढ़ा रहे. बोलो तू यहाँ आने को जरूरत क्या पड़ गया? और इम्पोर्टेंट. चलो ठीक है, प्रैक्टिस हो रहा है ना? चलो फिर अच्छा करो लाइफ में. तुम परफॉर्मेंस भी ठीक किया है टेस्ट में. आई एम हैप्पी विद दैट. क्या बोलता लोकल? हाँ बताओ क्या लोकल रिलेशन क्या होता है? लोकल रिलेशन क्या होता है? वो छोटी चीजों में नहीं है. छोटी चीज़ों में नहीं होगा. हाँ. इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इसमें नहीं ऐसा कुछ नहीं. लोकल रिलेशन, सेकेंड लॉ इज अ लोकल रिलेशन. मतलब हम लोग पार्टिकल के अंदर की तरफ उसका लोकल जो बॉडी का मुश्किल. देखो लोकल मतलब क्या होता है कि छोटा मतलब ना, हम बोलेंगे एक्सप्रेस ट्रेन्स. दे रन फ्रॉम दिल्ली टू चेन्नई, दिल्ली टू मुंबई, दिल्ली टू मुंबई. समझ में आ रहा है? लोकल ट्रेन्स रन फ्रॉम हावड़ा टू बर्धमान. ठीक है, टाइम स्पेस छोटा हो गया, राइट? समझ आ रहा है बात? सो लोकल रिलेशन का मतलब ये हुआ कि सपोज आई हैव अ स्टोन एंड आई एम थ्रोइंग द स्टोन फ्रॉम अ मूविंग ट्रेन, राइट? सो जिस बॉडी में फोर्स लग रहा है, whichever body is experiencing the force, it will have some acceleration, it will get some acceleration. The acceleration on a body will be due to the force at that point of time. There might have been some history of the body some time back. Some force might have been applied some time back that might have caused some acceleration on the body, but it will all be deleted. If I am asking about this particular force, I will be only like the acceleration will be produced only by that force at that point of time. Suppose there is a moving train and I throw a stone from the train. When the stone was inside the train in a person's hand, that stone was having the acceleration equal to the acceleration of the train. But once the stone comes in air, once it is dropped from the train, it comes under gravity. So now the only acceleration it is having is g. It has lost the memory what I was having few seconds back. I was in the train, it will not be considering that. आया बात समझ में? As soon as the stone comes in the contact with air, it is released from the hand. The only acceleration acting on it is g. This is called as local relation. At that particular instant of time, whatever is the condition, we will consider only that. अभी
हाँ So नहीं we drop the stone, we drop the stone, चलो drop the stone। 3 में तुम बोलोगे तो स्पीड वहाँ नहीं, let's make it simple, drop the stone, ठीक है। फिर 3 में तुम सर प्रोटाइल मोशन हो रहा है, ठीक है, नहीं you just drop the stone। बट आइडिया इज ओके ना, आइडिया इज ओके कि पास्ट में क्या हुआ, कोई बैगेज लेके वो नहीं चल रहा है, ठीक है, सब भूल गया है अभी इसी वक्त इन द प्रेजेंट। यही मतलब होता है लोकल रिलेशन का। एक पॉइंट यहाँ पर और लिख दो बेटा, एक पॉइंट और लिख दो। जाएगी, मानेगी नहीं? जा सिमरन जा, जल्दी जा। तो tomorrow morning will come, right? 8 o'clock. Sir, हाँ बेटा, sir, I cannot understand this point of local relation. ओके नो प्रॉब्लम। सिंपल सा बात है बेटा, सपोज आई एम मूविंग इन अ ट्रेन, करेक्ट, दैट्स यू, ठीक है, द ट्रेन इज गोइंग अहेड विद एक्सेलरेशन ए, करेक्ट, ठीक है, एंड आई जस्ट ड्रॉप अ स्टोन हियर from the train. So as soon as the train comes in contact with air, it will delete the memory of the train. The only acceleration in the air will be that of the g. समझ में आया बात? Hello? Yes, sir. This is local relation. Only at that point of time, what is the force acting on it? We will consider only that thing. It is not bothered about the previous forces, right? Write a point, one more point. Okay, sir. एक बात देखो, if a body has a lower mass and a body has higher mass, obviously the body having higher mass will have lower acceleration and the body having lower mass will have a higher acceleration. So can we say mass is actually the amount of resistance that it will offer to the force? Just think from the perspective of the body. If I have a very big stone here, if I push it with some force, if I push a smaller stone with the same force, the larger stone will face less acceleration, the small stone will have higher acceleration. So can I say mass is also the resistance offered by a body to acceleration, by to the force? Correct. ठीक है, this idea is called as inertial mass. Just note this point. One point. A given force produces larger acceleration. A given force produces larger acceleration. A given force produces larger acceleration on a body of mass, on a heavier body. क्या लिखा, क्या बोला मैंने? नहीं, हाँ, on a lighter body as compared to a heavier body, है ना? A given force produces a larger acceleration on a heavier body. A given force produces a larger acceleration on a heavier body. क्या हो रहा है? वेट, अब ये भूख लग रहा है। क्या हो रहा है? मैं तो बोल रहा हूँ, a given force produces a larger acceleration on a lighter body as compared to a heavier body. So mass of a body also gives, mass of a body the mass of a body also gives the resistance to a given force. The resistance to a given force. So we can write M is equal to F by A, and this is called as the inertial mass.
बटा लिखा है दिस इज कॉल्ड एज इनर्शियल मास। ठीक है, अगर हम लोग ऐसे करके मास निकाल रहे हैं तो कहते हैं हम लोग क्या, इनर्शियल मास। दैट इज इट। think we can pick a bit of theory today. ठीक है, should we try some questions now? Still have 5 minutes 10 minutes to go. शुरू करते हैं इस पर। अब देखना ये है कि मेरे पास उसका स्कैन है कि नहीं। स्कैन होगा तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है नहीं होगा तो अच्छा नहीं रहेगा। क्या हुआ कि नहीं होगा? होगा। कुछ जो कहाँ है लॉस ऑफ मोशन दिख रहा है? नाम बदल दिया था कि आप लोग पकड़ नहीं पाओ और कुछ देख के खुश हो जाओ, फिर सस्पेंस ब्रेक करके आपको हम शॉक देंगे। ये हमने किया था। चलो भाई शुरू करते हैं। तो पहला सवाल आता हुआ आपके स्क्रीन पर। फ्री फंड के लिए कोई पैसा नहीं मिलेगा किसी को। आसान सवाल है, इससे इजी क्वेश्चन नहीं होता। पहला क्वेश्चन है, आसान दिया है, ट्राई करो, बहुत इजी। आ गया पहले आंसर आ गया। आगे बेटा दीदी आंसर आ गया। सॉरी सर इसका आंसर 6 सेकंड। 6 हाँ। एफ कितना बोला बेटा? आया आंसर अक्षय? क्या रे क्यों नहीं आया तेरा आंसर? बोल दो 5 मिनट और लगेगा। तो बोल दो 15 और लगेगा, फिर बोलो फिर पूछेगा। एफ इज 50 न्यूटन और मास कितना बोला बेटा? इनिशियल स्पीड कितना बोला है? 50। फाइनल स्पीड कितना होगा? 0। बॉडी को रोकना है ना, राइट। सो नाउ ए कितना हो जाएगा बेटा? एफ बाई एम। ए कितना है? 2.5 माइनस, बिकॉज द फोर्स इज रिटार्डिंग, 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। खत्म। टी आ गया। कितना होगा? 6 होगा। आसान है, एक और ट्राई करते हैं। सुन रहा हूँ, बोलो दूसरी समथिंग। So this is very simple question, just testing of your concept. Don't copy it, just read and solve. फटाफट ओरली कर लो। Don't copy the question, just read and solve. Don't copy the question guys, just read and solve फटाफट फटाफट। Give the magnitude and direction of the net force acting on the body. Right? Direction of the net force acting on the body. देखो, a stone of mass 0.1 kilogram just after it is dropped, what I was giving the example ना, dropped from a stationary train, कितना होगा? force कितना होगा इस पर? As soon as I dropped the stone, it came in contact with air, only force acting is gravity. So in this case, in the first case, F कितना होगा बेटा बताओ? 0.98 न्यूटन या 1 न्यूटन होगा। ऊपर से 10 लेके तो 1 न्यूटन हो सकता है ना। गाइस समझ में आ रहा है? एवरीवन अंडरस्टूड ना? सेकंड पार्ट, द सेम स्टोन एज अबव just after it is dropped from a window of a train running at constant velocity of 36 kmph. बताओ इस केस में क्या होगा? इस केस में क्या होगा? सेम local relation. As soon as the stone comes outside the train, what happens? It loses all the memory. It is like a gajni. It loses all the memory of the train. So only force acting on it is gravitational force. इसका भी आंसर कितना होगा? 0.98. डन है गाइस? थर्ड केस, थर्ड केस। थर्ड केस, द सेम स्टोन एज क्या होगा?
यू ओके तो ओ बाप रे बाप रावण बिग चिपकली माय गॉड अब तो हम निकल नहीं पाएंगे इससे बाहर कैसे होगा हम लोग गो होम आई वोंट बी एबल टू गो होम टुडे यार ये भागो यहाँ से वो लाइट की वजह से कीड़ा है ना उससे हो रहा है नो इट्स नॉट दैट बिग वो लाइट का वो खेला ऐसा लग रहा है बिग है तो देखो मेरा भी ना गूज़बम्स हो रहा है आपसे ज़्यादा हमको डर लग रहा है तुम क्यों दिखाई मेरे को गंदी हो रही कम थर्ड केस बोल रहा है द सेम स्टोन एज अबव जस्ट आफ्टर इट इज ड्रॉप फ्रॉम द ट्रेन एक्सेलरेटिंग कितना होगा 0.98 समझ आ गया बात चौथा बताओ फोर्थ तो फर्स्ट थ्री में क्या होगा दिस इज एन एग्जांपल ऑफ लोकल रिलेशन राइट एज सुन द ट्रेन कम टू द ट्रेन तो सब कुछ खत्म जो है बस उसमें जीना है फोर्थ चौथा the same stone as above lying on the floor of a train which is accelerating with 1 meter per second square the stone being at rest which will retain neglect air resistance blah 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 बताओ कितना होगा सी ना देखो कैसे वन तो मास कितना 0.1 है ना वही टाइम को रेट मतलब वही जो था वही रहेगा अरे मतलब ये स्टोन है ना ये स्टोन है राइट इधर मास लग रहा है mg ये लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन बैलेंस हो गया सामने में ट्रेन क्या हो रहा है ए से एक्सेलरेट कर रहा है ठीक है उससे कितना हो जाएगा f कितना हो जाएगा m into a अगेन से 0.98 ठीक है दिस वाज अ क्वेश्चन फॉर लोकल रिलेशन आई थिंक यू गॉट द आइडिया नाउ ठीक है चलो क्लास यहाँ पे छोड़ दो विल मीट अप द नेक्स्ट क्लास ऑन वेडनेसडे एंड विल कंटिन्यू विद वेडनेसडे एंड ऑल्सो थर्सडे ऑब्वियसली वी हैव अ रिपीट क्लास ऑन थर्सडे